जय हिंद साथियों। आज हम लोग आयनिक साम्य का अगला लेक्चर पढ़ेंगे। लगातार आयनिक साम्य के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग वैद्युत अपघट्य के विषय में पढ़े, उसके पश्चात आर्हेनियस का सिद्धांत पढ़े, फिर अम्ल और क्षार की अवधारणाएं पढ़े। उसके बाद आज हम लोग अम्ल तथा क्षार से संबंधित विशेष तथ्य पढ़ेंगे। आज हम लोग बेटा अम्ल तथा क्षार से संबंधित विशेष तथ्य, अम्ल तथा क्षार से संबंधित विशेष तथ्य पढ़ेंगे। विशेष तथ्य, ठीक है। इसमें बेटा सॉल्वेंट के बारे में हम लोग जानेंगे। 3 प्रकार के सॉल्वेंट के बारे में बात करेंगे। एक होते हैं सॉल्वेंट के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, जिसमें किसी पदार्थ को घोला जाता है। सॉल्वेंट मतलब विलायक, उसे कहते हैं जिसमें किसी वैद्युत अपघट्य को घोला जाता है। ठीक। एक होता है बेटा प्रोटानिक विलायक, एक होता है अप्रोटानिक विलायक, और एक होता है समतलीय तथा विभेदी विलायक। 3 नंबर पे समतलीय तथा विभेदी विलायक, समतलीय तथा विभेदी विलायक। ठीक है। 3 प्रकार के हमारे विलायक होते हैं। एक प्रोटानिक विलायक होते हैं, दूसरे नंबर पर अप्रोटानिक विलायक होते हैं, तीसरे नंबर पर बेटा समतलीय तथा विभेदी विलायक होते हैं। अगर हम बात करें प्रोटानिक विलायक के बारे में, तो प्रोटानिक विलायक बेटा वो होते हैं जिनमें प्रोटॉन लेने व देने की क्षमता होती है। वे विलायक जिनमें प्रोटॉन लेने व देने की क्षमता होती है उनको हम क्या कहते हैं? प्रोटानिक विलायक। मतलब वे विलायक जिनमें प्रोटॉन देने या लेने की क्षमता होती है उनको हम क्या कहते हैं? प्रोटानिक विलायक। ठीक। जिनमें बेटा प्रोटॉन लेने या देने की क्षमता नहीं होती है उनको क्या कहते हैं? अप्रोटानिक विलायक। वे विलायक जिनमें प्रोटॉन लेने या देने की क्षमता होती है उनको कहते हैं प्रोटानिक विलायक। जिनमें प्रोटॉन लेने या देने की क्षमता नहीं होती है उनको क्या कहते हैं? अप्रोटानिक विलायक। और तीसरे वे होते हैं समतलीय तथा विभेदी विलायक। ठीक। अभी हम 1 बाय 1 सबके बारे में बात करेंगे। प्रोटानिक विलायक बेटा हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ठीक। एक होते हैं बेटा अम्लीय, एक होते हैं अम्लीय, इन्हीं को हम प्रोटॉन दाता भी कहते हैं। दूसरे होते हैं क्षारीय, इनको हम प्रोटॉन ग्राही कहते हैं। और तीसरे होते हैं बेटा उभयधर्मी। तीसरे क्या होते हैं? उभयधर्मी। ठीक। एक हमारे अम्लीय, दूसरे क्षारीय, तीसरे उभयधर्मी। अम्लीय मतलब जो प्रोटॉन दें, जैसे HF, जैसे HF। क्षारीय जो प्रोटॉन लें, जैसे अमोनिया। और उभयधर्मी जो प्रोटॉन दे भी सकें और प्रोटॉन ले भी सकें। उभयधर्मी कौन से होते हैं? जो प्रोटॉन दे और ले दोनों सकें, उनको क्या कहते हैं बेटा? उभयधर्मी। इसके अंतर्गत हमारा आता है जल। क्या आता है? जल। प्रोटानिक विलायक कौन सा होता है? जिसमें प्रोटॉन लेने और देने दोनों की क्षमता होती है। ऐसा विलायक जो प्रोटॉन दे भी सकता है और जो प्रोटॉन ले भी सकता है, उसे हम कहते हैं प्रोटानिक विलायक। ये 3 प्रकार के अम्लीय विलायक कौन सा होता है बेटा? जो प्रोटॉन देता है, HF। क्षारीय जो प्रोटॉन लेता है, और उभयधर्मी जो दे भी सकता है ले भी सकता है। अम्लीय वाले को हम प्रोटॉन दाता भी कहते हैं, क्षारीय वाले को प्रोटॉन ग्राही, और उभयधर्मी तो उभयधर्मी होता ही है। ठीक। अप्रोटिक विलायक कौन होते बेटा? जिनमें प्रोटॉन लेने या देने की क्षमता
नहीं होती है। ऐसे विलायक जिनमें प्रोटॉन लेने या देने की क्षमता नहीं होती उनको हम क्या कहते हैं? अप्रोटॉनिक विलायक। जैसे कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड या बेंजीन, ये बेटा ऐसे विलायक हैं जिनमें प्रोटॉन लेने या देने की क्षमता नहीं होती है। ऐसे विलायक जिनमें प्रोटॉन लेने या देने की क्षमता नहीं होती उनको हम क्या कहते हैं? बोलो भाई, अप्रोटॉनिक विलायक। ठीक। तीसरे बेटा समतली तथा विभेदी विलायक। समतली विलायक क्या होता है? जैसे किसी विलायक में हमने किसी अम्ल या क्षार को घोल दिया, किसी विलायक को हमने किसी अम्ल या क्षार में घोल दिया, ठीक, हो सकता है वो किसी एक विलायक में पूर्णतया वियोजित हो जाए। क्या हो सकता है कि वो किसी एक विलायक में क्या हो बेटा? पूर्णतया वियोजित हो जाए, और दूसरे विलायक में क्या हो? कम वियोजित हो, अल्प वियोजित हो। तो अगर जैसे हम सिंपल वे में कह दें कि हमने HCl ले लिया, ध्यान देना, सिंपल वे में हम कह रहे हैं कि हमने क्या किया? HCl, HNO3 और H2SO4 तीन अम्ल ले लिए। HCl, HNO3 और H2SO4, इन तीनों को हमने क्या किया बेटा? दो विलायकों में घोला। एक था हमारा जल, एक क्या था? जल, और दूसरा था ग्लेशियल एसिटिक अम्ल, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। अब बेटा जल में अगर हमने घोला HCl, HNO3 और H2SO4 को तो पूर्णतया विलय हो गया। अगर हमने क्या किया? जल में HCl, HNO3 और H2SO4 को पूर्णतया घोल दिया तो क्या हुआ? वो पूर्णतया विलय हो गया। जब बेटा पूर्णतया विलय हो गया तो जल हमारा क्या कहलाएगा? समतली विलायक। जल में पूर्ण विलय हुए ना, ये जल में क्या हुए? पूर्ण विलय, पूर्ण वियोजन हुआ। जब पूर्ण वियोजन हुआ तो क्या कहलाएगा? ध्यान दो, समतली। क्या कहलाएगा? समतली। और अगर हमने ग्लेशियल एसिटिक अम्ल में घोल दिया तो क्या हुआ बेटा? अल्प वियोजन हुआ। क्या हुआ? अल्प वियोजन। तो ये क्या कहलाएगा बेटा? अरे हाँ, विभेदी। क्या कहलाएगा? विभेदी। ठीक है। तो अगर किसी विलायक में आप किसी अम्ल या क्षार को घोलें और वो उसमें पूर्णतया आयनित हो जाए, अगर किसी विलायक में किसी अम्ल या क्षार को घोलें और वो उसमें पूर्णतया वियोजित हो जाए तो क्या वो विलायक कैसा है? समतली विलायक है। और अगर पूर्णतया बेटा वियोजित ना हो तो क्या? विभेदी विलायक है। क्लियर बात? कोई दिक्कत? तो समझ गए इन तीनों बातों में? प्रोटॉनिक विलायक कौन से होते हैं? जो प्रोटॉन देते भी हैं लेते भी हैं। अप्रोटॉनिक न देते हैं न लेते हैं। और समतली तथा विभेदी विलायक, अगर किसी विलायक में अम्ल को घोलें और अम्ल पूर्णतया वियोजित हो जाए तो समतली विलायक, और अगर अल्प वियोजित होगा तब हम क्या बोलेंगे बेटा? बोलो भाई, विभेदी विलायक। अगर अल्प वियोजित होगा तो हम क्या बोलेंगे? विभेदी विलायक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब अगले टॉपिक पे हम आएंगे, अम्ल तथा क्षार की आपेक्षिक प्रबलता। अम्ल तथा क्षार की आपेक्षिक प्रबलता। अम्ल तथा क्षार की आपेक्षिक प्रबलता। देखो बेटा, प्रबलता के बारे में तो हम लोग जानते हैं, कोई भी अम्ल या कोई भी क्षार कितना प्रबल है या कितना दुर्बल है, ये तो प्रबलता के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं। जैसे अम्ल है, अम्ल को आपने क्या किया? किसी विलायक में घोला। आपने लिया अम्ल और अम्ल को क्या किया? किसी विलायक में घोल दिया। अगर विलायक में घोलने पर वो 100% वियोजित हो गया, अम्ल को आपने क्या किया? किसी विलायक में घोल दिया, और विलायक में घोलने पर अगर वो 100% वियोजित हो गया, इसका मतलब वो कैसा अम्ल है? प्रबल की दुर्बल? प्रबल अम्ल होगा। और अगर अल्प वियोजित हुआ तो क्या हुआ? दुर्बल हुआ। बोलो भाई, क्लियर बात? भाई कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा कैसे है? पढ़ने में अच्छा तब होगा जब उसके अंदर रेगुलरिटी होगी। रेगुलरली वो स्कूल जाएगा, रेगुलरली वो कोचिंग आएगा, और कंटिन्यूटी में वो अपने घर पे पर डे पढ़ेगा, वही बच्चा अच्छा हो जाएगा। कोई भगवान के घर से थोड़े अच्छा बन के आता है। जिसके अंदर
रेगुलरिटी है वो सफल है, और जिसके अंदर रेगुलरिटी नहीं है वो असफल है। इसलिए आप लोगों से भी कहा करते हैं कि बेटा पर डे घर पे स्वाध्याय का एक समय जरूर होना चाहिए, जो समय आपको सूट करे। ये नहीं कि हमको नहीं सुबह शुभ मुहूर्त में पढ़ना है, ये जरूरी नहीं है। जो समय आपको सूट करे उस समय पर आपको अपने विषय को पढ़ना है। कंटिन्यूटी में बर्थडे है, बर्थडे अपने समय पे मना लेंगे, लेकिन हम पढ़ाई जरूर करेंगे, तभी सफल हो पाओगे। समझ रहे हो नहीं? तो अम्ल और बिल्कुल ऐसे। अच्छा, आप अगर पढ़ने में अच्छे हो तो आपकी तुलना कैसे की जाएगी? दूसरे बच्चे से ही तो तुलना की जाएगी। ऐसे बेटा जब हम आपेक्षिक प्रबलता निकालते हैं तो किसी एक अम्ल की दूसरे अम्ल से तुलना करते हैं, ऐसे ही किसी एक क्षार की दूसरे क्षार से तुलना करते हैं, नहीं। और प्रबल अम्ल कौन होता है? जो 100% अपने आयनों में वियोजित हो जाए। और दुर्बल अम्ल कौन? जो 100% वियोजित ना हो, जो ज़्यादा मात्रा में वियोजित ना हो। प्रबल क्षार कौन? जो पूर्णतया अपने आयनों में वियोजित हो जाए। और दुर्बल क्षार कौन? जो पूर्णतया अपने आयनों में वियोजित ना हो। लेकिन जब भी बेटा हम अम्ल या क्षार की आपेक्षिक प्रबलता की बात करेंगे, आपेक्षिक मतलब रिलेटिव, हमारे नातेदार रिश्तेदार काहे के लिए होते हैं? तुलना करने के लिए। तुलना है कि नहीं? देखो रिश्तेदार तुलना करते हैं नहीं, बिल्कुल वैसे यहाँ पर भी आपेक्षिक वाक्य किसके लिए आया है? तुलना करने के लिए। जैसे अम्ल की प्रबलता अगर आपको देखनी है तो अम्ल 1 की प्रबलता बटे अम्ल 2 की प्रबलता। जैसे आप अम्ल की निकालोगे प्रबलता तो क्या लिखोगे? अम्ल की प्रबलता बराबर, अम्ल की प्रबलता बराबर क्या? अम्ल 1 की प्रबलता, अम्ल 1 की प्रबलता बटे अम्ल 2 की प्रबलता। क्यों बेटा? जो अम्ल 1 और 2 होंगे उनकी प्रबलता का जो अनुपात आप निकालोगे वही तो होगा बेटा अम्ल की प्रबलता या अम्ल की आपेक्षिक प्रबलता। चलो यहाँ पर आपेक्षिक वाक्य जोड़ देते हैं, ठीक है? नहीं तो कहोगे ऊपर हेडिंग डलवाया आपेक्षिक और यहाँ पर नहीं लिखे आपेक्षिक। तो क्या लिखेंगे बेटा? अम्ल की आपेक्षिक प्रबलता। क्लियर बात? तो जब भी आप अम्ल की आपेक्षिक प्रबलता निकालोगे तो क्या करोगे? अम्ल 1 की प्रबलता बटे अम्ल 2 की प्रबलता। बिल्कुल ऐसे अगर बेटा आप क्षार की आपेक्षिक प्रबलता निकालेंगे, क्षार की आपेक्षिक प्रबलता, अगर क्षार की आपेक्षिक प्रबलता आप निकालेंगे तब भी क्या करेंगे बेटा? बराबर क्या? क्षार 1 की प्रबलता, आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्षार 1 की प्रबलता बटे क्या बेटा? बटे क्षार 2 की प्रबलता। क्लियर बात? ये क्या होता है? एक तुलना होती है बस। क्षार 1 की प्रबलता बटे क्षार 2 की प्रबलता। क्लियर बात? कोई डाउट इसमें? आगे बढ़ें। अब बेटा अगले टॉपिक पे हम लोग आते हैं, जल का आयनिक या वियोजन स्थिरांक। जल का आयनिक या वियोजन स्थिरांक। जल का आयनिक या वियोजन स्थिरांक। ठीक है? जल का आयनिक या वियोजन स्थिरांक। बेटा जो शुद्ध जल होता है, प्योर वाटर 100% शुद्ध, वो अति दुर्बल है। ध्यान रखना, जो शुद्ध जल होता है वो क्या होता है? अति दुर्बल होता है। अगर उसमें आप वैद्युत और ऊष्मा प्रवाहित करने की कोशिश करो तो वो वैद्युत और ऊष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है। जो शुद्ध जल होता है वो अति दुर्बल होता है और वो वैद्युत और ऊष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है। अगर उसमें आप वैद्युत धारा प्रवाहित करने की कोशिश करो तो प्रवाहित नहीं होगी, या ये हम कह सकते हैं अल्प प्रवाहित होगी। क्लियर बात? और अति दुर्बल है। अगर बेटा अति दुर्बल है तो उसका वियोजन क्या होगा? बहुत ही कम होगा। अगर वो अति दुर्बल है तो उसका वियोजन क्या होगा? बहुत ही कम होगा। तो अगर हम बेटा जल को आयनों में तोड़ें, देखिए इधर
अगर हम जल को आयनों में तोड़ें तो हम क्या लिखेंगे, H प्लस प्लस OH माइनस। क्यों बेटा, इसको यहाँ पर चाहें तो हम AQ करके लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख दें AQ, यहाँ पर भी AQ। वैसे जल तो एक्वस ही है। इसके लिए अगर हम K का वैल्यू निकालें, जैसे हम लोग रासायनिक साम्य में निकालते थे, किससे बेटा, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से। तो क्या होगा बेटा, K बराबर, ध्यान दो, उत्पाद वाला ऊपर, अभिकारक वाला नीचे, H प्लस OH माइनस बटे H2O। क्यों बेटा, अब इस H2O को इसके सीधे में ले जाएं तो क्या हो जाएगा, K गुणे H2O बराबर H प्लस OH माइनस। क्यों बेटा, जल आधिक्य में लेते हैं, इसकी सांद्रता को कांस्टेंट मान लेते हैं, तो भाई चाहे KH2O लिख दें, चाहे हम क्या लिख सकते हैं, KW बराबर क्या बेटा, H प्लस इंटू OH माइनस। क्यों, ये जो निकल करके आया यही तो है KW, K फार स्थिरांक और W वियोजन स्थिरांक जल का, किसका, जल का वियोजन स्थिरांक। तो यही जो KW निकल करके आया, इसका वैल्यू कितना है, ये जो H प्लस इंटू OH माइनस आयन का जो सांद्रता का गुणनफल है, इसी को हम क्या कहते हैं, जल का आयनिक या वियोजन स्थिरांक या जल का आयनिक या वियोजन गुणनफल। क्लियर बात। तो जहां पर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, KW बराबर क्या है, जल का आयनिक या वियोजन स्थिरांक, यहीं पर लिख देते हैं, ठीक है, KW बराबर क्या है, जल का वियोजन या आयनिक स्थिरांक, जल का वियोजन या आयनिक स्थिरांक। क्लियर बात बेटा। जहां KW बराबर क्या है बेटा, जल का वियोजन या आयनिक स्थिरांक, लेकिन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका जो मान होता है वो निश्चित और स्थिर होता है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, निश्चित और स्थिर होता है। ध्यान दीजिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्या होगा बेटा, KW बराबर H प्लस इंटू OH माइनस बराबर कितना, 1 गुणे 10 की घात माइनस का 14 बराबर क्या बेटा, 1 गुणे 10 की घात माइनस का 14। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो जल के आयनिक गुणनफल का मान है वो कितना होता है, निश्चित होता है, कितना, 1 गुणे 10 की घात माइनस 14। क्लियर बात। अब बेटा बात करें NCERT में, अगर आप देखो ABC में, तो यही वैल्यू को थोड़ा सा वो चेंज कर दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं, जो ये वैल्यू निकल करके आती 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप का मतलब क्या है, केमिस्ट्री लैब, सामान्य अभिक्रियाएं 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर होती, मानक अवस्था। तो इसका वैल्यू केवल वो थोड़ा सा चेंज करते हैं, कितनी, 1.008 गुणे 10 की घात माइनस का 14। हम लोगों ने क्या किया, 0.008 को स्किप कर दिया, वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाल पाएगा। तो क्लियर बात। फिर से देखिए एक बार, जल को हमने आयनों में तोड़ दिया, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लगा दिया, K बराबर क्या आया बेटा, H प्लस कंसंट्रेशन टर्म में, OH माइनस कंसंट्रेशन टर्म में, बटे में क्या, H2O। अब H2O हम उधर लिए चले गए, तो KH2O बराबर क्या हो गया बेटा, H प्लस OH माइनस, फिर हमने क्या लिखा, H2O के स्थान पर हम W ले आए, KW बराबर क्या, H प्लस OH माइनस। तो KW क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं जल का वियोजन या आयनिक स्थिरांक, और इसका मान 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना होता है, 1 गुणे 10 की घात माइनस का 14।
25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका मान कितना होता है, 1 × 10⁻⁻14। अब हम ये भी जानते हैं बेटा, जो शुद्ध जल होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। जो शुद्ध जल होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि शुद्ध जल उदासीन होता है, शुद्ध जल उदासीन होता है। ठीक बेटा, शुद्ध जल क्या होता है, उदासीन होता है। तो जब बेटा उदासीन होगा तो H+ का कंसंट्रेशन OH- आयन के कंसंट्रेशन के क्या होगा बेटा, बराबर होगा। तो हम दोनों में से किसी एक के स्थान पर क्या दूसरी चीज रख सकते हैं। तो देखो जरा KW बराबर H+ इंटू H+, क्यों बेटा, तो H+ स्क्वायर हो जाएगा नहीं, H+ स्क्वायर बराबर KW, बोलो बेटा। तो H+ बराबर √KW, क्यों बेटा। और जब हम इसमें KW का वैल्यू पुटअप करेंगे बराबर कितना, 1 × 10⁻14, तो हमारा कितना आ जाएगा बेटा, H+ आयन कंसंट्रेशन बराबर कितना आएगा, 1 × 10⁻7। H+ आयन कंसंट्रेशन हमारा कितना आया, 1 × 10⁻7। क्लियर बात। तो अभी जब हम लोग आगे अम्ल और क्षार पढ़ेंगे, आगे जब हम लोग क्या करेंगे, अम्ल और क्षार पढ़ेंगे, तब इस का महत्व आपको समझ में आएगा कि अच्छा H+ आयन कंसंट्रेशन हमारा 1 × 10⁻7 क्यों आया था। वैसे कक्षा 10 में थोड़ा सा पढ़े हो pH मान के बारे में, कक्षा 10 में थोड़ा सा pH मान के बारे में पढ़े हो कि H+ आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक को क्या कहते थे, pH कहते थे। H+ आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक को क्या कहते थे, pH कहते थे। ध्यान है नहीं। और ये भी पढ़ा था जिसका pH 7 होता है वो विलयन कैसा होता है, उदासीन होता है। अगर pH 7 से कम होता है तो अम्लीय और 7 से ज़्यादा तो क्षारीय। तो वहाँ पर आगे अभी अगले लेक्चर में आपके काम आने वाला है। तो समझ गए जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है। क्या बोलोगे, शुद्ध जल में H+, परिभाषा देखो क्या निकल के आ रही है, शुद्ध जल में H+ और OH- आयन की सांद्रता का जो गुणनफल होता है वो क्या कहलाता है बेटा, जल का आयनिक या वियोजन गुणनफल। ठीक, या स्थिरांक भी आप बोल सकते हो, आयनिक या वियोजन स्थिरांक। ठीक, कैसे हमने निकाला, जल को आयनों में तोड़ दिया, क्यों, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लगा दिया। जो KW निकल कर क्या आया वो क्या आया, H+ इंटू OH- आयन। क्लियर बात। 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हमने क्या देखा कि H+ और OH- आयन की सांद्रता का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है बेटा, स्थिर ताप पर स्थिर होता है, जिसका मान कितना होता है, 1 × 10⁻14। ठीक, ये कांस्टेंट वैल्यू है, समझ रहे नहीं, ये वैल्यू कैसी है बेटा, ये कांस्टेंट वैल्यू है। फिर हमने क्या बताया, शुद्ध जल उदासीन होता है और H+ और OH- आयन दोनों का कंसंट्रेशन क्या होता है, बराबर होगा। जब बराबर होगा तो क्या होगा, यहाँ पर KW बराबर क्या, H+ का स्क्वायर हो जाएगा और फिर हम क्या करेंगे, H+ स्क्वायर बराबर KW हो जाएगा। क्लियर बात। और H+ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 × 10⁻7। ठीक, तो आज हम लोग बेटा 3 टॉपिक पढ़े हैं। कौन कौन से, एक तो विलयन से संबंधित विशेष तथ्य, दूसरा कौन सा, अम्ल और क्षार की आपेक्षिक प्रबलता, और तीसरे नंबर पर जल का आयनिक या वियोजन स्थिरांक। क्लियर बात। तो अभी हमने परिभाषा आपको क्या बताई थी, H+ और OH- आयन की सांद्रता का जो गुणनफल होता है, H+ और OH- आयन की सांद्रता का जो गुणनफल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, जल का आयनिक या वियोजन स्थिरांक। क्लियर बात। इस टॉपिक में अगर कोई दिक्कत हो तो बोलो बेटा, या इसी को जल का वियोजन या आयनिक गुणनफल भी कह सकते हैं, बोलो।
बस ये जरूर ध्यान रखना 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका मान 1 × 10 की घात माइनस कितना होता है, 14 होता है। क्लियर? कोई डाउट? इससे पहले वाले टॉपिक में अगर कोई डाउट हो तो बात करो, बोलो भाई। अगर इससे पहले वाले में अम्ल तथा क्षार की आपेक्षिक प्रबलता में हमने क्या बताया कि आपेक्षिक प्रबलता का मतलब क्या है, तुलना। अम्ल 1 की प्रबलता बटे अम्ल 2 की प्रबलता, अम्ल 1 की प्रबलता बटे अम्ल 2 की प्रबलता का जो अनुपात होता है उसको क्या बोलते हैं, अम्ल की आपेक्षिक प्रबलता। और ऐसे ही बिल्कुल क्या करेंगे, क्षार की आपेक्षिक प्रबलता। क्षार की आपेक्षिक प्रबलता कैसे निकालेंगे, क्षार 1 की प्रबलता बटे क्षार 2 की प्रबलता। बिल्कुल ऐसे ही हम क्या करेंगे बेटा, विलायक के बारे में अगर बात करें तो 2-3 प्रकार के हम लोग विलायक पढ़े थे, एक प्रोटानिक, एक अप्रोटानिक और एक समतली। प्रोटानिक कौन थे, जिनमें प्रोटॉन लेने या देने की क्षमता थी, और अप्रोटानिक जिनमें प्रोटॉन लेने और देने की क्षमता नहीं थी। और तीसरे कौन से, समतली और विभेदी। समतली कौन थे, जो विलायक में घोलने पर पूर्णतः अपने आयनों में वियोजित हो जाते थे। और विभेदी कौन थे, जो पूर्णतः अपने आयनों में वियोजित नहीं होते थे। ठीक, अब यहीं पे आज स्टॉप करते हैं इस क्लास को। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन बटन भी दबा दें, जिससे आने वाले समय में लगातार वीडियो आपको मिलती रहें। ठीक है।